Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are starting the next lecture, that is lecture number 2 from the third chapter of our syllabus, which is motion in one dimension. So today we are going to learn some terminology related with this chapter. कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में हमारे हर जगह बार बार यूज होते हैं, उन टर्म्स को हमें सीखना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनोलॉजी. ओके, टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर. जो टर्म्स हमें सीखने हैं आज, वो क्या टर्म्स है बेटा? द टर्म्स आर डिस्टेंस नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट द सेकंड वन, देन स्पीड इज द थर्ड वन, and velocity is the fourth one, and the last one is acceleration. ये टर्म्स आज हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, so let's start the lecture today with the heading terminology. जो टर्म्स हम इस चैप्टर में बार बार यूज करते हैं, ये टर्म्स आप अब से पहले भी पढ़ चुके हैं अपने 9th और 10th क्लास के सिलेबस में. स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन. लेकिन बेटा इन टर्म्स की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं और इन टर्म्स से हमें क्या चीजें समझ में आनी चाहिए एट द बेसिक लेवल, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इस चैप्टर में चीजों को हायर लेवल पर नहीं समझ पाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद डिस्टेंस. द फर्स्ट वन, distance. What is distance? Distance is the length of actual path covered by the object. जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है with respect to its surrounding, वो अपने पाथ पर जब जाता है तो उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है उसको डिस्टेंस बोलते हैं. ओके, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by the object. Okay, now this is a scalar quantity. Now physical quantities are of two types, scalar and vector. ये आपने पहले भी पढ़ा है 9th 10th क्लासेस में, और मैं आपको आज भी ये क्लियर कर देता हूं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके बेटा, स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, उनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. क्वांटिटीज हैविंग only magnitude and no direction are known as scalar quantities, and the quantities having both magnitude as well as direction, they are known as vector quantities. Okay, so यहां पर हमारा स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस. इसके बारे में सेकंड पॉइंट हम करेंगे इसका SI यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस इज द लेंथ और लेंथ की SI यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर. सिंबल स्मॉल m यूज करेंगे आप इसके लिए, SI यूनिट मीटर होती है. थर्ड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव. याद रखिएगा इसको, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, ये तीन चीजें हमें डिस्टेंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है. ओके, डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी कर लेते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement. Now what is displacement? Displacement is the shortest possible length between initial and final position of the object. जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में आएगा, तो उसका एक इनिशियल पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन होता है जहां पर उसने मोशन को अपने एंड किया. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, उसको अगर आप मेजर कर लेंगे, वो मेजरमेंट ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन. याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अगर दो पॉइंट के बीच में लेना है तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही होता है. ठीक है, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली.
इसके भी 3 पॉइंट करेंगे इसी तरीके से। जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज both मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। वी विल डिस्कस एन एग्जांपल, ठीक है, जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर होगा, और वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं, ये भी किस तरह होती है ये भी पता चलेगा फिर आपको। SI यूनिट, क्योंकि ये भी लेंथ है, इट इज आल्सो लेंथ, तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, मीटर, स्मॉल m इज द सिंबल। थर्ड वन, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट इज मीटर एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ओके, ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, एक एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, और उस एग्जांपल से हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। सो हमारे एग्जांपल में है, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टार्ट करता है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और वो बी तक पहुंचता है, उसके बाद वो एक टर्न लेता है और पॉइंट सी तक पहुंचता है। टर्न लेगा इस तरह से कि जो एंगल एबीसी है, दिस एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है। ए टू बी 12 किलोमीटर वो मूव करता है, और 12 किलोमीटर मूव करने के लिए सपोज उसे लग जाते हैं 10 मिनट्स। फिर बी टू सी फर्दर, उसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और इन 5 किलोमीटर को वो मूव करता है नेक्स्ट 10 मिनट्स में। ओके, नेक्स्ट 10 मिनट्स में। अब क्वेश्चन इसके ऊपर ये है, आपको डिस्टेंस बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो डिस्टेंस इधर कर लेते हैं, डिस्टेंस यहां रहेगा। डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए टू बी 12 किलोमीटर, देन बी टू सी 5 किलोमीटर, ये तो लिखा है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। इसका एक्चुअल पाथ यही है ना, डिनोटेड बाय ब्लू लाइंस, यही इसका एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है, 12 किलोमीटर एंड देन 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज 12 प्लस 5 किलोमीटर, दैट इज 17 किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पर ध्यान दो। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। सो इनिशियल पोजीशन इज ए, पॉइंट ए इनिशियल है और पॉइंट सी फाइनल है। इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा दो। ए से सी तक जो भी लेंथ है, आप अगर वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर ए टू सी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ ज्योमेट्री ऑफ दिस फिगर। ये फिगर क्या है, ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, और ट्रायंगल की ज्योमेट्री जो है राइट एंगल की ट्रायंगल है, तो इसमें आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एसी, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एसी। ओके, तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योमेट्री से होंगे। किसकी ज्योमेट्री से होंगे, जो भी फिगर बनाया उसकी ज्योमेट्री से होंगे। या ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की ज्योमेट्री लगाएंगे, सर्कल आएगा, सर्कल की ज्योमेट्री लगाएंगे, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर की ज्योमेट्री लगाएंगे। उतनी ज्योमेट्री चाहिए जितनी आपने पिछले 2 सालों में सीखी है 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में, उससे ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या सिंपल कह सकते हो AC क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर द रूट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ही AC है एंड इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर द रूट। ये पाइथागोरस लग गया यहां पर कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज़ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 इज 169 अंडर द रूट इट इज 13 किलोमीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट, 13 किलोमीटर्स डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ओके अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस 17, डिस्प्लेसमेंट 13, इट मींस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम है। ओके और अभी डिस्प्लेसमेंट का आंसर मेरा इनकम्प्लीट भी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी जो मैंने लिखा है अपने आंसर में दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, ये मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जो नंबर हम लिखते हैं ना, ये नंबर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लिखी है, अभी डायरेक्शन नहीं लिखा। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम A टू C, इस डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, A इनिशियल पॉइंट है, C फाइनल, तो फ्रॉम A टू C या अलोंग AC, इस तरह से आप इस डायरेक्शन को यहां पर मार्क कर सकते हो। तो मेरा कंप्लीट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन मैं इसके साथ लिखूंगा अलोंग AC, दिस इज द डायरेक्शन। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखकर आओगे और डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा और मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर वेक्टर क्वांटिटीज के आंसर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज के आंसर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन खुद आपसे ये कह रहा हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, तब तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन योर फाइनल आंसर। ओके सो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी हो गया, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं होता, वहां डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, होता नहीं तो लिखोगे कहां से। ओके अब एक चीज और यहां से क्लियर है और ये आपको फाइनली याद भी रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। देख लो ये 17 है वो 13 है, डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यहां मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा आपको, इज 13 किलोमीटर। ओके तो 13 इज लेस देन 17, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ये साइन हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू, मींस हाउ विल वी रीड इट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, इस तरह से आप इसको रीड आउट करेंगे। इक्वल कब होगा, अगर पाथ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कहीं पर भी कोई भी टर्न नहीं है, कोई कर्व भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ जाएगा। उसको आप यहां तक समझेंगे। सिर्फ अगर A टू B होता, यहां तक होता है ये मोशन, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इस मोशन के लिए A टू B आप चेक करो, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 12 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है, तो इक्वल टू साइन कब आएगा फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहीं भी कर्व या टर्न आ जाए तो लेस देन वाला साइन रहेगा। लेस देन वाला साइन जहां कर्व्ड पाथ हो या टर्न्स हो, और इक्वल वाला साइन जहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ हो। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिए, इसके ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके सो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करने के बाद वी विल स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड टर्म ऑफ द लेक्चर, थर्ड टर्म क्या है आज हमारा, थर्ड टर्म इज स्पीड। नाउ व्हाट इज स्पीड,
हाउ कैन वी डिफाइन स्पीड? कैसे डिफाइन करते हैं स्पीड को? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, फॉर्मूला जो हम लिखते हैं इसके लिए, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, और इस फॉर्मूले से जो स्पीड हमारे पास आती है उस स्पीड का कंप्लीट नेम होता है एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है, एवरेज स्पीड। ओके, इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर पाते हैं। द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। 6th क्लास से हम इस फॉर्मूले के ऊपर मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं। ठीक है, सो ये वही फॉर्मूला है, और याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है। नाउ इफ आई एम राइटिंग द टर्म एज एवरेज स्पीड, इट मींस स्पीड किसी और टाइप की भी होती होगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसको एवरेज स्पीड बोलना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में 3 पॉइंट्स लिखे थे, यहां पर भी वी विल बी राइटिंग 3 पॉइंट्स। दोस 3 पॉइंट्स आर, फर्स्ट इट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ओके, सेकंड वन इसकी एसआई यूनिट, एज वी ऑल नो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एंड थर्ड वन इज कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे डिस्टेंस के साथ आप लिखते थे वैसे इसके साथ भी लिखेंगे, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। दिस इज स्पीड, और सही से बोले तो दिस इज एवरेज स्पीड। ओके, नाउ द फोर्थ टर्म, द फोर्थ टर्म इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को बेटा आज सही से समझ लो क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज, अगर इसी डेफिनेशन को कॉपी करने के लिए बोला जाए तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, एक और डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कह सकते हो, इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। अब ये जिन जिन डेफिनेशंस में वर्ड रेट आता है उनके फॉर्मूले को लिखना बड़ा आसान होता है। देखो, रेट के बाद जो भी लिखा होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, रेट के बाद लिखा है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा होगा वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज वेलोसिटी। ओके, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। वहां पर फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, यहां पर फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। 3 points for velocity. Velocity is a vector quantity, means it will have magnitude as well as direction. Second point is SI unit will remain meter per second only. देखो, displacement is meter, time is second, meter per second. ठीक है, and the third one is it can be positive, zero as well as negative. It can be positive, negative as well as zero. Okay, so velocity
मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। और वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे आप। जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल के हेल्प से सीखा था, वैसे ही उसी एग्जांपल से वी विल बी डिस्कसिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटा उसी एग्जांपल में मेरा क्वेश्चन अब आपसे है कि आप मेरे को स्पीड कैलकुलेट करके बताएंगे इसके लिए। फॉर मोशन ए टू सी क्या स्पीड है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। And what is the total distance? आपने कैलकुलेट किया था अभी 12 plus 5 17 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। And what is the total time? यहां से यहां तक 10 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक भी 10 मिनट्स लगते हैं। 10 plus 10 20 मिनट्स। 17 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट्स। So the answer is, क्या आंसर आएगा? डेसिमल में बता दो इसका आंसर। 8.5 किलोमीटर्स पर मिनट। मेरा आंसर किलोमीटर्स पर मिनट में है, ठीक है? किलोमीटर्स पर आवर नहीं है, ध्यान से लिखो, किलोमीटर्स पर मिनट। दिस इज द एवरेज स्पीड। ये मेरा आंसर आ गया एवरेज स्पीड के लिए। इसी के लिए आप एवरेज वेलोसिटी भी बताएंगे। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? यहां से यहां तक आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था एसी में पाइथागोरस लगाकर, दैट इज 13 किलोमीटर। याद होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 13 किलोमीटर और टाइम टेकन इज, टाइम टेकन कितना है? 10 plus 10 20 मिनट्स ओनली। तो इसका आंसर आएगा 6.5 किलोमीटर पर मिनट। अगेन आई हैव रिटन ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी नहीं लिखा है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं लिखा मैंने। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी मेरा कैलकुलेट हो गया यहां पर, ओके? अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, बट अब मैं भी डायरेक्शन यहां पर मेंशन नहीं कर रहा। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना आपको अलग से बाद में सिखाएंगे। डायरेक्शन नॉट मेंशन्ड ओवर है, अभी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हमने। आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी लिखना होगा, ठीक है? अभी हम डायरेक्शन की डिटेल्स कैसे करनी है वो वहां नहीं जा रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 6.5 किलोमीटर, जबकि एवरेज स्पीड है 8.5 किलोमीटर। जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या इक्वल हो सकता है, वैसा ही रिलेशनशिप यहां पर भी आप लिख सकते हो कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड से कम होगा। वो 6.5 है, 8.5 है, कम है ना? कम होगा या इक्वल हो सकता है। और इक्वल कब होगा? जब कोई टर्न या कर्व नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। देखो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो स्पीड भी 12/10 और वेलोसिटी भी 12/10, दोनों क्या आएंगे? 1.2 आएंगे, तो इक्वल रहेंगे। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, बट इफ देयर इज अ कर्व और अ टर्न इन द मोशन, इन द पाथ ऑफ द मोशन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके? तो इस रिजल्ट को हम यहां लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड, या वो इक्वल भी हो सकता है, इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। इक्वल टू कब होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा, अदरवाइज लेस देन रहेगा, ओके? सो स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी दिस स्पीड एंड वेलोसिटी with their 3 points respectively and with this example भी कॉपी करें। विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आती है चीजें, ठीक है? एंड प्लीज मेंटेन प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चलने हैं आप लोगों को।
And now we move towards the fifth term of our lecture. Fifth term, and it is very important, acceleration. स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, रियल लाइफ मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम यहां पर समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है ये. ओके, अगर आप ये नहीं बता रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, तो ये अंडरस्टूड होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. पहले इसके भी 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं. सेकंड पॉइंट होगा इसके लिए कि इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और थर्ड पॉइंट होगा इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है मेरा. एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर इनिशियल पॉइंट ए से एक कार मूव करना शुरू करती है. वी आर हैविंग अ कार. ओके, एंड दिस कार starts to move from A to B. A से B तक ये कार जाएगी. ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पर इसका जो भी वेलोसिटी था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी. सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u था. It is denoted by u. Okay, always remember initial velocity के लिए हम सिंबल u ही लेंगे. और जब ये फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी v पर, मान लो इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी हो गया v. दिस इज फाइनल वेलोसिटी. डन. एंड सपोज इट टेक्स अ टाइम, यहां पर टाइम था स्टार्टिंग टाइम 0, और यहां पर जब ये पहुंचा तो टाइम हो गया t. तो t माइनस 0, इट टेक्स अ टाइम t टू कवर दिस पाथ. इस पाथ को, स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करने के लिए उसको t टाइम लगता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है इसको चेक करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट के बाद जो लिखा होगा वो न्यूमरेटर में जाता है. विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में जाता है. अभी यही समझाया था ना वेलोसिटी की डेफिनेशन में मैंने आपको. सो रेट के बाद लिखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगा और टाइम टेकन डिनोमिनेटर में आएगा. ये एक्सेलरेशन होता है और एक्चुअल में ये एवरेज एक्सेलरेशन है. दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन. जैसे जो फॉर्मूला आपने स्पीड का पढ़ा था वो एवरेज स्पीड के लिए था, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए था. ऐसे ही ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन के लिए है, जिसमें हम डायरेक्टली वेलोसिटी फाइनल वाली और इनिशियल वाली लिखते हैं, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन. सो अगर आप इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन को वी ऑलवेज राइट विद अ सिंबल a, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन मैथमेटिकली. Okay, change of velocity upon time, or it can also be written as change of velocity delta v and time taken delta t. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. a is equals to delta v upon delta t. We can also write it like this. Delta v is change in velocity, delta t is time taken.
ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है चेंज या डिफरेंस। डिफरेंस करके तो चेंज आता है, ठीक है। चेंज या डिफरेंस होता है इस ट्रायंगल का, ठीक है। सो ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, ठीक, बड़ा सिंपल सा है। और यहां से आप इसकी यूनिट भी चेक कर सकते हो। देखो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है, एक और सेकंड नीचे लिखा है, तो ओवरऑल क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? रियल लाइफ मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? एज वी ऑल नो कि हम फोर व्हीलर्स को अगर देखें, फोर व्हीलर्स में नीचे एक हमारे पेडल होता है जिसको हम एक्सीलरेटर बोलते हैं। और अगर आप एक्सीलरेटर को प्रेस करोगे तो हमारे कार की जो भी व्हीकल है हमारे पास, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो, ठीक है। टू व्हीलर्स में भी एक्सीलरेटर होता है, लेकिन वो हमारे राइट हैंड में होता है, जिसको हम घुमाकर स्पीड बढ़ाते हैं टू व्हीलर के लिए, ठीक है। ये टू व्हीलर का एक्सीलरेटर होता है, ठीक। तो एक्सीलरेटर से क्या काम करते हैं, हम स्पीड इंक्रीज करते हैं। तो एक्चुअली यही तो एक्सीलरेशन है। इंक्रीज इन द स्पीड इज एक्सीलरेशन ओनली, ओके। मैथमेटिकली डिक्रीज इन स्पीड भी एक्सीलरेशन में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों को आपने एक्सीलरेशन में इंक्लूड कर लिया। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए एक सिंबल वर्ड हम यूज करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड की जगह वी आर यूजिंग वेलोसिटी बिकॉज एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रिलेशन वेक्टर से ही होगा। स्पीड तो स्केलर है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो आप चेंज ऑफ स्पीड ना बोले, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये पर्टिकुलरली एक्सीलरेशन होता है मैथमेटिकली हमारा, ओके। तो आज से आप याद रखिए, अगर आपको किसी व्हीकल में एक्सीलरेशन देना है तो इट मींस आपको उसकी स्पीड चेंज करनी है, ओके। अगर आपकी फाइनल स्पीड ज्यादा है, v इज मोर देन u, तो इट मींस स्पीड इंक्रीज कर दी आपने, ठीक है। v इज मोर देन u, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा इफ फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड, ओके। तो इट मींस स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम रह गई, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम रह जाएगी, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि फाइनल स्पीड कम रह जाएगी, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। और अगर एक्सीलरेशन जीरो है, सोचो आप, अगर यहां पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, वो जीरो कब होगा, जब v माइनस यू जीरो होगा। और v माइनस यू जीरो का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू u, मींस फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों सेम है, मतलब स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग। क्या कह सकते हो, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो। स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, acceleration positive. Speed is decreasing on a straight path, acceleration negative. And negative acceleration is also known as deceleration या retardation, याद रखिएगा। Negative acceleration is also known as retardation or डीएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, ओके। इट मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कहीं पर नेगेटिव लिखा है, यहां कर देते हैं, सपोज किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन लिखा हुआ है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है रिटार्डेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप रिटार्डेशन लिख रहे हैं उसको, तो उसका नेगेटिव साइन भूल जाएं, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक। तो अगर आपसे कोई कहे कि रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप उसको मैथमेटिकली लिखोगे a इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका नहीं होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक। न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, रिटार्डेशन, ओके।
सो ये सब कुछ एक्सेलरेशन के बारे में है। ठीक, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है ना स्पीड पाथ पर, और स्पीड डिक्रीज हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं किसी व्हीकल की? बाय ब्रेकिंग। ब्रेक लगाएंगे तो डीएक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो बेटा मोशन चैप्टर आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो वी विल फाइंड कि दिस इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। और अगर आप मोशन के एग्जांपल्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट नहीं कर पाए, ठीक है, सिर्फ ये सोचोगे कि डेफिनेशन है याद कर लेंगे, फॉर्मूले हैं रट लेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं कर देंगे, और आप इन चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट नहीं करेंगे, तो चैप्टर विल बिकम अ टफ चैप्टर फॉर यू, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। सो दिस इज माय एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अभी से इस चैप्टर की चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन जो भी हो चुका है इतना ही है, अभी इसको आप कॉपी करें। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक एक्सेलरेशन द लास्ट वन फॉर द क्लास टुडे, हमने आज का लेक्चर यहां पर कंक्लूड करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में जो आपने 5 टर्म्स, जो आपने 5 टर्म्स सीखे हैं वो क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, याद रखिएगा। स्पीड वेलोसिटी में कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आज क्लास में सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, सबके डेफिनेशन, सबके बेसिक फॉर्मूले और सबकी एसआई यूनिट्स। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को याद रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ इजी वन फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।